हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस क्लास में जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान का क्विक और रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपको किसी भी स्टेट का, अगर आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे रहे हो या एमपीपीएससी के एग्जाम में अपेयर होने वाले हो, सभी जगह ये क्लास आपको रैपिडली आपके कोर्स को रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो टिल दी लास्ट आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम वन लाइनर के फॉर्म में जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके प्री के पेपर में बन सकते हैं वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके बारे में। देखिए, ये असेंबली जो बनाई गई थी, इसका पर्पस जो था संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, और इसको प्रपोज किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इस बात को प्रपोज किया था एम.एन. रॉय ने इन दिसंबर 1934। ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम किसने ये प्रपोज किया था। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियली कितने लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। तो इनिशियली देवर 389, लेकिन पार्टीशन के बाद जो है ये नंबर्स कम होकर 299 तक पहुंच गया था। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, फाइनली जब ये बन गई थी, तो पहली जो मीटिंग हुई थी दैट वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946 इन न्यू दिल्ली। इस डेट को जो है, ये डेट याद रखे, पहली मीटिंग कब हेल्ड हुई थी। और जो इसका लास्ट सेशन हुआ था दैट वाज ऑन 24 जनवरी 1950। यानी कि अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है, इतना टाइम लगा था हमारे संविधान को बनने के लिए। कहीं कहीं पर जो है आप इसको 17 डेज भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर जो है जो लास्ट डेट जिस दिन साइन हुआ था, हमारा पूरा जो रेडी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उस डे को काउंट नहीं किया गया है। तो इट मे बी वेरीड समवेयर, बट एक्चुअल इट इज 2 years 11 months and 18 days। इसके बाद इनिशियल जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। जब पहले दिन ये मीटिंग हुई थी तो जो ओल्डेस्ट मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको जो है इनिशियल प्रेसिडेंट बनाया गया था, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। और बाद में आफ्टर जो फाइनल हमारी क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, उसके बाद जो है द परमानेंट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों क्वेश्चंस बनते, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे और फाइनली जब फॉर द एंटायर टेन्योर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद यही पर्सन जो है, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले प्रेसिडेंट थे दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम इसके बैकग्राउंड पे भी जाएंगे, जिसमें ये जो ईयर्स आप देख रहे हैं ना, इस ईयर से क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर में क्या हुआ था। देखिए 1934 के बारे में हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है दैट वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय। फिर 1935 में जो है आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है ऑफिशियल डिमांड करी थी इस चीज की। 1936 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है लखनऊ सेशन में इसको फाइनली एडवोकेट किया था। और 1939 में जो है एडल्ट फ्रेंचाइज की, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, जितने भी लोग जो है 18 साल से ऊपर के हैं उन सभी को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, इस बात की डिमांड की गई थी बाय सी राजा गोपालाचारी जी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो पर्सन का नाम मैंने अभी आप सभी के सामने लिया है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1940 में, तो 1940 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिशर्स ने जो है ऑगस्ट ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। तो क्वेश्चन ये बनता है ऑगस्ट ऑफर जो है किस मंथ, किस ईयर में एक्सेप्ट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, तो दैट वाज 1940। फिर अगर हम बात करते हैं 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शंस हेल्ड किए गए थे 1946। तो ये जो ईयर्स आप देख रहे हैं ना, इनका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। फिर अगर हम बात करते हैं मेंबरशिप की, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूं, पार्टीशन से पहले इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जो है 299 मेंबर्स ही बचे। अब इसका बाइफर्केशन आप देख सकते हो, 299 में से जो है देखो 229 मेंबर्स जो है वो कहां से थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, और 70 जो थे प्रिंसली स्टेट्स के थे। इस तरह से जो है बाइफर्केशन है इसका प्रॉपर। फिर अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की फिगर्स की, तो पहले टेम्पररी चेयरमैन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस.एन. सिन्हा नाम से भी आप देख सकते हैं, कहीं कहीं ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। परमानेंट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और वाइस प्रेसिडेंट बहुत कभी कभी पूछा जाता है, बट यू शुड बी अक्वेंटेड विद दिस कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। H.C. मुखर्जी की तरह आपको ये ऑप्शन मिलेगा अधिकतर एग्जाम्स में, द फुल फॉर्म इज हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो दैट वाज B.N. राव। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज और उनके चेयरमैन के बारे में। देखिए 8 और 13 ये बाइफर्केशन में है, मेजर और माइनर कमिटीज थी, ठीक है। तो अब सब हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज और उनके चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे दैट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है तो ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स थे, तो दैट वाज 7। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मिलाकर 7 मेंबर्स थे। और इनके नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, KTM बैग्स। ये मैंने आप ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया KTM बैग्स, इससे जो है आप 7 मेंबर्स के नाम याद कर सकते हैं। इसके बाद है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन पावर स्टेट कमेटी। ये जो कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटीज अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इनके जो चेयरमैन थे दैट वाज H.C. मुखर्जी, आचार्य कृपलानी, A.V. ठक्कर एंड गोपीनाथ बरदोलोई। देखिए यहां से जो क्वेश्चन बनता है इस पूरे में से दैट वाज मेनली इज ड्राफ्टिंग कमिटी। सिर्फ यहां का अधिकतर पूछा जाता है, बट एटलीस्ट एक बार आपको बाकी सबको गो थ्रू भी करना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स की। देखिए ये सभी कुछ एक भी डेट ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर डेट यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किस डेट को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था कि संविधान के अंदर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और इसी का आधार रखते हुए उसमें जो जो चीजें थी उसी को बेस रखते हुए प्रियम्बल में भी डाला गया है वो सारी चीजें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 13 दिसंबर 1946 को एक्सेप्ट किया गया था, और इसको प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और डेट के ऊपर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है किस दिन जो है हमारा ट्राई कलर फ्लैग या फ्लैग दैट इज नेशनल फ्लैग जो है उसको अडॉप्ट किया गया था, दैट वाज 22 जुलाई 1947। अच्छा, इसको डिजाइन किया गया था बाय पेंगाली वेंकैया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग। नेशनल एंथम जन गण मन, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। इस डेट पर जो है हमारा नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कहीं कहीं पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है इसको आपको 17 डेज भी देखने को मिल सकता है और 18 डेज भी देखने को मिल सकता है। साइनिंग डेट को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो 18 दिन हो जाता। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे नॉर्मली। टोटल अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट लगा था दैट वाज 64 लाख संविधान को बनाने के लिए। अब इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स इनिशियली जब संविधान बना था, और टोटल 11 सेशंस हुए थे संविधान को बनाने के लिए। ड्राफ्ट जो पब्लिक हुआ था, मतलब जो एक ड्राफ्ट बनता है ना, एक रफ परफॉर्मर टाइप जो बनता है, वो बना था जनवरी 1948 में, यानी कि 8 मंथ्स लगे थे। उसके बाद उसको फीडबैक लिए सबमिट किया गया था। लास्ट सेशन जो हुआ था दैट वाज 14 to 26 नवंबर 1949 में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लास्ट सेशन हुआ था इसका। अब देखिए 2 डेट्स होती हैं, एक होती है इनैक्टमेंट डेट, जब इनैक्ट हुआ था, प्रियम्बल में देख सकते हैं इसकी इनैक्टमेंट डेट दी गई है वहां पर, दैट इज 26 नवंबर 1949। लेकिन 2 महीने बाद जो है ये इन्फोर्स हुआ था, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950। और इसको 2 महीने बाद इन्फोर्स करने का रीजन ये था कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी, और इस डेट को रिमार्केबल बनाने के लिए जो है 2 महीने बाद जो है इसको इन्फोर्स किया गया था। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे थे हमारे संविधान के जो ऑलरेडी 26 नवंबर 1949 में जो है लागू हो चुके थे, बट रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी डेट को इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 ब्रांचेस की बात की गई गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सबसे पहली ब्रांच जो है दैट इज एग्जीक्यूटिव, उसमें जो मेन हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, इनके रूल्स के बारे में, पावर्स, फंक्शंस, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है,
ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो बनता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है ये एकता अखंडता का जो है सिंबल है, और ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो, स्टेट एज इन नेशन, ही इज द हेड ऑफ द नेशन एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। इसके बाद हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर, तो देखिए पार्ट ऑफ, ही इज अ पार्ट ऑफ अ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी सेंट्रल में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके उसका पार्ट है। उसके साथ साथ और कौन है, प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखते हो तो ये सभी जो है एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, ये जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके मेंबर्स हैं। इसके बाद इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाता है, तो देखिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो उसमें वोट करते हैं। अब सवाल आता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करता है। देखिए सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहां पर आपने एक बात को ध्यान देना है कि जितने भी निर्वाचित मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सिर्फ वही लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन वोट नहीं कर सकता, तो देखिए जो लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट नहीं करते, राज्यसभा के और लोकसभा के, ठीक है। इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो सभी लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ड्यूरेशन की, तो 5 साल का ड्यूरेशन होता है, टर्म जो है टेन्योर जो है प्रेसिडेंट का वो 5 साल का है, और री इलेक्शन भी हो सकता है, इसमें कोई कैप नहीं है कि कितनी बार री इलेक्शन हो सकता है, री इलेक्शन बिल्कुल हो सकता है प्रेसिडेंट का। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर। देखिए हमने ये पढ़ लिया कौन वोट कर सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, तो एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यही आपको पढ़ना है बस। बहुत डिटेल में इसके फॉर्मूला पर अभी हम नहीं जाएंगे। वोटिंग का सिस्टम होता है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है, ठीक है। कोटा, स्पेसिफिक कोटा वोट्स रिक्वायर्ड, कुछ क्या बोलते हैं, जो भी कोटा होता है, कुछ नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे 100 प्रपोजर्स एंड 100 सेकेंडर्स चाहिए रहते हैं इलेक्शन में बेसिकली प्रेसिडेंट के। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर मैं बात कर रही हूं, तो अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, कोई भी इशू अराइज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है और उनका डिसीजन जो है वो फाइनल होता है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो देखिए वेरी ऑब्वियस दैट द प्रेसिडेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ में एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 35 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, अब वो सारी क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होना चाहता है। यानी इन्हें बोला है क्वालिफाइड होना, लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ वो क्वालिफिकेशन जो लोकसभा मेंबर होने के लिए दी गई है वो सब आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कोई भी और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया जाना चाहिए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो प्रेसिडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। लेकिन अगर हम देखते हैं पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलाकर पार्लियामेंट बनती है, लेकिन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होता प्रेसिडेंट। एज आई सेड कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया जा सकता। रेसिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन जो है विदाउट रेंट प्रोवाइड किया जाता है प्रेसिडेंट को। इमोल्यूमेंट्स वगैरह जो है वो ड्यूरिंग द टेन्योर, यानी जो 5 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, उस समय उनके जो भी इमोल्यूमेंट्स है, अलाउंसेस वगैरह है, वो कम नहीं किए जा सकते। और साथ ही साथ में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है प्रेसिडेंट को। कोई भी ये प्रिविलेजेस होते हैं जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो गई, सिविल प्रोसीडिंग्स हो गई, इन सब से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग आपको एग्जीक्यूट करानी है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो 2 महीने का जो है नोटिस देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 मंथ्स का नोटिस एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पर। फिर अगर हम बात करते हैं इम्पीचमेंट की, तो देखिए इम्पीचमेंट के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी यहाँ पर, कि बेसिकली जो है प्रेसिडेंट इस बात की शपथ लेता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा, डिफेंड करेगा संविधान को।
और इसीलिए अगर प्रेसिडेंट जो है संविधान को वायलेट करता है, उनके किसी भी प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो उसी ग्राउंड पे जो है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट की, किसी भी हाउस के द्वारा शुरू की जा सकती है, इनिशिएट की जा सकती है, इन्वेस्टिगेट, यानी अगर एक हाउस ने इनिशिएट की तो दूसरा हाउस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, और दोनों हाउसेस के द्वारा जो है उसका अप्रूवल कंपलसरी होता है। फिर अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो देखिए प्रेसिडेंट की पोस्ट कब किस रीजन से वेकेंट हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया 5 साल का, या प्रेसिडेंट ने किसी भी रीजन से रिजाइन कर दिया है, या उनका इम्पीचमेंट हो गया है, डेथ हो गई है, या इलेक्शन, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इलेक्शन जो है वो इनवैलिड तरीके से हुए थे, तो इन सारी रीजन से जो है प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, और इवन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पोजीशन को होल्ड करता है। ठीक है, और या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ पावर्स और फंक्शंस की प्रेसिडेंट की। तो देखिए सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव। सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो सब जो है प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं, यानी उनकी कंसेंट, उनका साइन होता है। जैसे कि अगर कोई जैसे एम्बेसडर्स वगैरह को अपॉइंट करना है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी लॉ मेकिंग फंक्शन, या लॉ से रिलेटेड अगर कोई फंक्शन है, तो अगर जो पार्लियामेंट है उनके सेशन को बुलाना है या टर्मिनेट करना है, ये सारी पावर, ज्वाइंट सेशन को बुलाना, अगर मान लीजिए कोई बिल को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो दोनों हाउसेस का एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, तो वो बुलाने की पावर भी जो है प्रेसिडेंट के पास में होती है। पार्लियामेंट को एड्रेस करना, कोई भी पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स जो है, बॉडीज वगैरह जो है उनको अपॉइंट करना, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ लोकसभा में 2 मेंबर्स, राज्यसभा में 12 मेंबर्स, इनको नॉमिनेट करने का काम भी जो है प्रेसिडेंट का होता है। ऑर्डिनेंसेस यानी एक तरह का लॉ ही होता है जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होता और एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है कि लॉ बनाना कंपलसरी ही है, तो उस समय जो है प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कि आर्टिकल 123 में आप देख सकते हैं, ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो ये सारी लॉ से रिलेटेड पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास होती है। फाइनेंशियल पावर्स की अगर मैं बात करती हूँ, मनी बिल जो है तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता जब तक प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं होती है। यूनियन बजट जो है प्रेसिडेंट ले डाउन करता है पार्लियामेंट के सामने, जितने भी कंटिजेंसी यानी इमरजेंसी फंड्स वगैरह जो हैं वो सब, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना, फाइनेंस कमीशन बनाना, ये वाला जो काम है ये सब कुछ प्रेसिडेंट का है। फिर अगर हम जुडिशरी लेवल पर बात करते हैं तो जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना, आर्टिकल 143 में जो ये बात बोली गई है कि अगर कोई मैटर ऐसा होता है जहां पर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं। पार्डन करने की पावर, यानी कि अगर कोई सेंटेंस, डेथ सेंटेंस वगैरह पास की गई है तो उसको पार्डन करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही दी गई है। फिर अगर हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर के बारे में, तो ट्रीटीज वगैरह में अगर कोई, जैसे कोई ट्रीटी वगैरह एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ या कुछ, तो उसको नेगोशिएट करना, इंटरनेशनल लेवल पे जो है अगर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाएगा दैट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। फिर अगर हम बात करते हैं मिलिट्री पावर्स की, तो इन्हें कहा जाता है चीफ कमांडर ऑफ द, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है उनके सुप्रीम कमांडर जो है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वॉर डिक्लेयर करना है, एंड करना है, ये भी प्रेसिडेंट का ही वर्क होता है। फिर अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना हो, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना हो, ये सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास होती हैं। इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यानी कि जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी बना सकता है यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे, यानी ऐसी कंडीशन जब अराइज हो जाती है कि भाई अब तो लॉ बनाना ही पड़ेगा और दोनों हाउसेस अभी सेशन में नहीं है, तो आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है इस चीज के लिए। फिर है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए अभी हम क्या पढ़ते आ रहे थे, प्रेसिडेंट के बारे में, एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है सरकार की, गवर्नमेंट की, उसमें प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम जानेंगे पार्लियामेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट में 3 चीजें होती है, सिर्फ अगर आपके पास ऑप्शन में आता है लोकसभा, राज्यसभा, सेकेंड ऑप्शन इज राज्यसभा, थर्ड इज लोकसभा एंड फोर्थ इज लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये तीनों मिलाकर जो है पार्लियामेंट बनती है।
प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता, और ये बात बोली गई है आपकी आर्टिकल 79 के अंदर में। आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, जो कि अपर हाउस, जिसे हम अपर हाउस के नाम से अभी जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से बन सकते हैं राज्यसभा से रिलेटेड। तो सबसे पहले राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। इसमें से जितने भी 1/3 मेंबर्स है वो हर 2 साल में जो है रिटायर होते हैं। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू अ डिसोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेंबरशिप, इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 250। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ये जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर यहाँ से इस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं। और 238 जो लोग हैं उनका इलेक्शन होता है, उनका निर्वाचन किया जाता है। इलेक्शंस जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसी तरह से राज्यसभा के इलेक्शन में कौन वोट करेगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, इनके द्वारा जो इलेक्शन कंडक्ट होता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि जो सेम आपने ये देखा था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट में, सेम यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, ये है इनके द्वारा इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग स्टेट्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंटेशन आता है। जिस स्टेट की जैसी पॉपुलेशन है उस अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी 1 से लेकर 31 तक मेंबर्स जो है अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर में। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का सिटीजन होना इंपॉर्टेंट है। एज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए 35 है, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है दैट इज 30 ईयर्स। और अगेन कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल्ड नहीं कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करती हूं तो आप किन ग्राउंड्स पे आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पहली बात तो अगर आपने कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त के हो चुके हैं, डिस्चार्ज, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाना, नॉन इंडियन सिटीजनशिप, अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, या कोई और लीगल डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे जो है इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं लीडरशिप की, देखिए जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, बाय वर्च्यू ऑफ दिस दैट पोजीशन, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो बन जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑटोमेटिकली जो है वो व्यक्ति, यानी जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लोकसभा, देखिए अभी हमने पढ़ा राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, लोकसभा जो है लोअर हाउस है। लोकसभा अगेन इट इज अ इलेक्टेड बॉडी, आप सभी इलेक्ट वोट करके जो है इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम जो है टर्म इसका 5 साल का है, ठीक है, क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती है, अनलाइक राज्यसभा जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा में हमने पढ़ा था 250 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 552 मेंबर्स होते हैं टोटल। 530 होते हैं अलग अलग स्टेट से, 20 होते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज एंग्लो इंडियन जो होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो इन्हें अपॉइंट इलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। फिर इलेक्शंस की हम बात करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का कोई रोल नहीं है। डायरेक्टली जो लोग हैं लोकसभा के मेंबर्स को वोट करते हैं। क्वालिफिकेशन पर अब आ जाते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बनता है सेम। फर्स्ट तो इंडियन सिटीजनशिप होना। सेकेंड क्वेश्चन, राज्यसभा में था 30 साल की एज, प्रेसिडेंट के लिए था 35 मिनिमम एज, लोकसभा में कम से कम 25 साल 25 ईयर्स होना चाहिए। और लास्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज सेम अगेन, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। सेम डिस्क्वालिफिकेशंस जो है इसमें रहेंगे। और एक और डिस्क्वालिफिकेशन इन्हें ऐड कर दी है डिफेक्शन लॉस से रिलेटेड, जो कि आप पढ़ सकते हैं स्केड्यूल नंबर 10 के अंदर में, जो डिफेक्शन लॉ से डील करता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जो ऐड हुआ था। फिर लीडरशिप के बारे में अगर हम जानते हैं तो देखिए स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, यानी कि यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर चेयरमैन नहीं होता, यहाँ पर होते हैं स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं, जो इन्हीं मेंबर्स में से चुना जाता है, ठीक है।
अब फंक्शंस, अब हम बात करेंगे इनके क्या 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 फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के। सबसे पहला लेजिस्लेशन यानी लॉ रिलेटेड फंक्शंस जो भी हैं, जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स वगैरह होते हैं वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राज्यसभा में भी हो सकते हैं और लोकसभा में भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रूवल दोनों हाउसेस का चाहिए होता है, और दोनों हाउसेस जब अप्रूव कर देते हैं उसके बाद जो है प्रेसिडेंट उस पर फाइनली अपनी मंजूरी देता है। मनी बिल्स के ऊपर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनी बिल्स जो है वो आइदर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। मनी बिल्स हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, और इसके लिए जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकती। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप सभी, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात को सर्टिफाई कौन करता है? तो स्पीकर के द्वारा इस बात को सर्टिफाई किया जाता है कि वो बिल मनी बिल है या नहीं है। फिर कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड फंक्शन जो है, जैसे कि कैबिनेट फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट जो है कैबिनेट बनाती है, ठीक है, जो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर कैबिनेट का जितना भी कंट्रोल है, ठीक है, मेंटेन्स ट्रस्ट और मेजोरिटी, यानी कि आपको जो है जितने भी मेंबर्स हैं एक सपोर्ट होना चाहिए, सारे मेंबर्स का जो है सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा के लिए, अदरवाइज वो डिसॉल्व हो सकती है। और ये सारी चीजें, ये बेसिक एक फंक्शंस हो गए कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि बहुत जेनरिक सी बातें प्री के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है यहाँ से। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आप तीन चीजें देख सकते हो, बजट रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल्स और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आर्टिकल 112 में आप पढ़ते हो, ये जो प्रेजेंट किया जाता है, इट इज ये पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये लोकसभा में प्रेजेंट होगा, डिस्कस होगा, इसके ऊपर वोट होगा कि कितना क्या बजट वगैरह इसको लेकर डिस्कशन होगा। देखिए बजट वगैरह सब पास होने के बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा, यानी कि बिल पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा निकाल सकते हो जो भी फंड्स है उसमें से, कंसोलिडेटेड फंड वगैरह में से एक बिल पास होगा, वो बिल आपको ऑथराइज करता है सरकार को कि अब आप जो है कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल। फिर द नेक्स्ट इज द सप्लीमेंट्री ग्रांट, यानी कि अगर इनसफिशिएंट फंड वगैरह है किसी सर्विसेज के लिए, उससे रिलेटेड फंक्शंस भी जो है बिल वगैरह जो है यहीं पर डिस्कस किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज में दो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, पहली है स्टैंडिंग कमिटी जिसे परमानेंट कमिटी के बारे नाम से भी जाना जाता है, जो हमेशा ही रहती है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। और कुछ होती है टेम्पररी कमिटीज जो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्टैब्लिश की जाती है, बनाई जाती है, कोई भी अगर स्पेसिफिक इशू है उसको डिस्कस करने के लिए, जैसे कि मान लो कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट वगैरह आया है, अगर उसको डील करना है तो एक टेम्पररी कमिटी बनाई जाएगी जिसे कहेंगे एडहॉक कमिटी। फिर हम बात करते हैं सेशंस और प्रोसीजर्स की। देखिए 3 सेशंस होते हैं एक साल में, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। अच्छा यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी सेशन में 6 महीने से 2 सेशंस में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। प्रोरोगेशन का बात करते हैं, अगर टर्मिनेट करना है किसी सेशन को तो टर्मिनेट करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास, यही हम ऑलरेडी वहां प्रेसिडेंट के पावर्स में पढ़कर आ चुके हैं। डिसोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी लाइक राज्यसभा, ये डिसॉल्व हो सकती है, जैसे कि अगर मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है और प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व की जाएगी, और अगर डिसॉल्व हो जाती है तो फिर से जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रिविलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज जनरली हिंदी और इंग्लिश होती है, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी परमिटेड है एट सम प्लेसेस। और डिस्कशन रेस्ट्रिक्शंस में क्या कहा जा रहा है कि जो भी जुडिशरी के कंडक्ट होता है, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके कंडक्ट जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किए जा सकते अनलेस देयर इज अ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। अगर जो जजेस हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग हो रही है तभी आप उनका कंडक्ट डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको यहाँ पर ये प्रिविलेज मिला हुआ है। जुडिशियल नॉन इंटरफेरेंस, एज आई सेड, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वगैरह में जो है कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए वी हैव डेल्ट विद प्रेसिडेंट, वी हैव डेल्ट विद दीज पार्लियामेंट, एंड द नेक्स्ट इज दी जुडिशरी बॉडी दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएंगे। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहली बार जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर में बना था, ठीक है, 1935 में पहला फेडरल कोर्ट बना था।
नाउ ये किस तरह के डिस्प्यूट को सेटल कर रहा था, जैसे कि जो भी फेडरल स्टेट्स वगैरह हैं, प्रोविंशियल स्टेट्स वगैरह हैं, उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कोई अपील्स वगैरह हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट कोई भी अपील वगैरह है, तो उन सबको सुना जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद जो है इस फेडरल कोर्ट वर्ड को रिप्लेस करके बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1950 में फाइनली ये चीज हुई है, ठीक है। इनिशियली जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो एक चीफ जस्टिस और 7 प्यूने जजेस थे उस वक्त अवेलेबल, इनिशियली जब सुप्रीम कोर्ट बना था। अभी करंटली आप जानते हैं 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग द सीजेआई। फिर फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हाई कोर्ट से अपील सुनना, जो भी हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया है तो उनकी जो भी अपील्स है वो कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाते। इवन इफ अगर दूसरे कोर्ट्स वगैरह उनकी अपील्स भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट अगर कोई वर्डिक्ट आया है तो उसके अगेंस्ट भी जो है अपील वहीं जाएगी। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इश्यूज हुआ है, ठीक है, तो ये सारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये सारे डिस्प्यूट जो है, ये सारा काम किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, ठीक है। फिर प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन मैटर्स रिफर्ड। देखो मैंने आप लोगों को बताया था 143 में पावर है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइसेस भी दे सकता है। अगर प्रेसिडेंट को कभी जरूरत लगती है किसी मैटर पे तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें एडवाइस भी दे सकता है। फिर कैन टेक केसेस सुओ मोटो भी, अगर लगता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट को खुद हैंडल करना चाहिए तो खुद से भी सुओ मोटो केसेस भी हैंडल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और जितने भी जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट पास करेगा वो एंटायर नेशन के ऊपर बाइंडिंग होगा। सारे जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह सभी पर बाइंडिंग होगा। और ये बात दी गई है आर्टिकल 141 में, स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल इसे बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की, तो देखिए एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, एक तरफ बहुत सारे स्टेट्स हैं दूसरी तरफ एक स्टेट है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं, तो ये सब कुछ एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जैसे मैंने आपको बता दिया है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने की पावर भी, क्षेत्राधिकार भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। और अपील सुनना, लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुनने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। फिर अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की तो 34 जजेस एंड दी सीजीआई। अब देखिए ये हो गया बेसिकली, यहाँ पर सिट्स इन बेंचेस ऑफ 2 to 3 जजेस, 2 से 3 जजेस की बेंचेस में बैठते हैं बेसिकली। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी जाएगी यानी फंडामेंटल लीगल क्वेश्चन के ऊपर, बात के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो कम से कम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा। जैसे कि आप सभी जानते हो केशवानंद भारती केस जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसमें अभी तक की 13 जजेस की लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर की तो देखिए, कंसल्ट द प्रेसिडेंट ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रेगुलेशन, मतलब अगर कोई भी रेगुलेशन, कोई भी प्रैक्टिस वगैरह को, कोई भी लॉज वगैरह को फॉर्मुलेट करने से रिलेटेड, यहाँ पर कोई प्रैक्टिस वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, फंडामेंटल रिलेटेड केस है तो कम से कम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए और दूसरे केसेस में 2 से 3 जजेस की बेंच है। जनरली जो डेजिग्नेटेड सीट है सुप्रीम कोर्ट की दैट इज दिल्ली, लेकिन सीजेआई चाहे अगर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे अगर, तो दूसरी लोकेशंस पे भी जो है बेंचेस बैठ सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो देखिए रिटायरमेंट एज दी गई है, मिनिमम एज जो है वहां पर कहीं नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट की। बोला गया अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो मैक्सिमम एज दी गई है 65, मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। और क्या क्वालिफिकेशन है, कम से कम 5 साल एज अ हाई कोर्ट जज आपने काम किया हो, या 10 साल एज एडवोकेट काम किया हो हाई कोर्ट में, या तो आप प्रेसिडेंट की नजर में जो है एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। इनमें से कोई सी भी एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, 5, 10 और a distinguished jurist in the eyes of president। फिर अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर में जो ये दर्शाते हैं कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी और सिस्टम का जैसे कि एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी क्लियरली बोल दिया गया है कि जितने भी जजेस होंगे वो 65 ईयर्स तक की एज तक जो है पोजीशन होल्ड कर सकते हैं एज अ जज। सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी के केस में अगर मान लीजिए कोई मिसबिहेवियर कंडक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का तो उनको निकाला जा सकता है, लेकिन ओनली बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, जनरली उनको नहीं निकाला जा सकता। सैलरी और अलाउंसेस जो है वो सिर्फ
फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में जो है थोड़ी वेरी कर सकती है, अदरवाइज उनके टेन्योर के दौरान जो है उनकी सैलरी और अलाउंसेस प्रोटेक्टेड है और उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएट किया जाता है। अब देखिए अगेन पावर्स और जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को बढ़ाया जा सकता है, जुडिशरी के पावर्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कर्टेल नहीं कर सकता, पार्लियामेंट उसे कम नहीं कर सकता। कंडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, पार्लियामेंट के अंदर में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस की कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा। अगर उनकी जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो उनका कंडक्ट है उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। कंटेम्प्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 129 में ये पावर है तो उस व्यक्ति को पनिश करने की। और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेशन, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 50 में क्लियरली मेंशन है कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव सिस्टम दोनों अपने आपस में सेपरेट रहेंगे, उनका आपस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द जुडिशियल सिस्टम। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हमको गारंटीड है, सभी जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उन सभी को ये 6 प्रकार के जो है फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाके इनको एनफोर्स करा सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए ग्रांटेड है ताकि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस ना किया जाए, ना ही इंडिविजुअल्स भी द्वारा ना ही स्टेट के द्वारा। अब इनको फंडामेंटल बोलने के पीछे ये रीजन रहा है क्योंकि ये ऐसे राइट्स हैं जो कि पहली बात तो संविधान के अंदर दिए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये जस्टिसिएबल है, यानी कि वेरी ऑब्वियस जैसे मैंने बताया दे आर एनफोर्सिएबल। अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर 6 इन नंबर, पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट ये जो है इसको हटा दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है बट ये एक लीगल राइट है अभी भी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रकार के राइट की, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, जो कि डील किया गया है आपके आर्टिकल नंबर 14 से 18 में। देखिए आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये लिया गया है आपका यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगर हम देखते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 15 भी देखिए 14 से 18 जो है अलग अलग प्रकार के, ये जेनरिक बात कर रहा था, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, पर्टिकुलर एक प्रकार की इक्वालिटी की बात करता है। जैसे कि आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको 5 ग्राउंड्स याद रखने हैं जो आर्टिकल 15 में मेंशन है कि इन ग्राउंड्स पे जो है ना ही इंडिविजुअल और ना ही स्टेट कोई भी व्यक्ति जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसका आपको 15 क्लॉज 3 अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बात करता है स्पेशल प्रोटेक्शन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि स्टेट चाहे तो इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके इंटरेस्ट के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के लिए जो है लॉस बना सकती है। तो 15 क्लॉज 3 इसका इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब भी जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह होंगे वहां पर हर व्यक्ति को जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पे ये 5 ग्राउंड्स तो अवेलेबल है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन इसके अलावा जो है और भी ग्राउंड्स अवेलेबल है जैसे कि डिसेंट एंड एक और एडिशनल ग्राउंड एंड द अदर इज रेसिडेंस, जो एक और ग्राउंड है दैट इज रेसिडेंस। ये 2 ग्राउंड्स एडिशनल अवेलेबल है कि इन ग्राउंड पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिकल 17 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको बोला गया है कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है इंडिया में तो इट विल बी सेड टू बी एन ऑफेंस, उसको अपराध माना जाएगा। आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है बिना परमिशन के, पहली बात तो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी बाहर की कंट्री से। कौन से सिर्फ टाइटल्स आप ले सकते हो, या तो मिलिट्री टाइटल्स या एकेडमिक टाइटल्स जैसे कि डॉक्टर या प्रोफेसर, इस तरह के टाइटल्स आप ले सकते हो। अदरवाइज आप कोई और टाइटल जो है कहीं से एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
फर्स्ट टाइप का राइट हो गया। सेकेंड इज आर्टिकल 19 से 22 जो बात करता है राइट टू फ्रीडम। बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट जो है, इसके सब आर्टिकल्स जो भी हैं, सब क्लॉजेस वगैरह जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, इसके अंदर भी फर्दर अगर आप देखते हो तो 6 राइट्स की और बात की गई है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके अंदर में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है। फिर असेंबल होने का अधिकार, एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव्स एंड यूनियंस फॉर्म करने का अधिकार, इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी आप मूव कर सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, और कोई भी प्रैक्टिस या ट्रेड को कोई भी प्रोफेशन को जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ये 6 प्रकार के राइट्स जो है आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी जो है कुछ ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन है 19 क्लॉज 2 में, आप देखेंगे कि किन ग्राउंड्स पे जो है आपके इन राइट्स को भी कर्टेल किया जा सकता है। आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार उन राइट्स को। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 के जो तीनों क्लॉजेज हैं वो अलग अलग चीजों की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला बात करता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसने अभी ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो उसको अभी जो करंटली लॉ अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, उसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। प्रीवियस अगर कोई लॉ था या अगर कोई नया लॉ आता है उसकी ऑफेंस कमिट करने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश नहीं किया जाएगा। उसके बाद नो डबल जियोपार्डी, यानी अगर एक व्यक्ति को एक बार इसका प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन हो चुका है तो दोबारा उसका प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन नहीं होगा। दैट इज उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही अगेंस्ट कोई भी एविडेंस दे या विटनेस बने। तो ये 3 जो है आप इसको ऐसे ऑर्डर यहाँ से याद रख सकते हो। ईडीएस, ई स्टैंड फॉर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी, एंड एस स्टैंड फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। काफी सारे जो राइट्स हैं इस आर्टिकल से इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरमेंट, इस तरह से काफी सारे राइट्स यहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं और काफी सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस भी हैं। देखिए ये जो राइट आप देख रहे हैं नो पर्सन, यानी ये राइट हर व्यक्ति को अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो। तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जाएगी, और अगर ऐसा करना भी है तो एक प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए इस चीज के लिए, राइट। अच्छा, इसके बाद जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 21A, क्योंकि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से बाद में ऐड हुआ है, जो बात करता है राइट टू एजुकेशन की। 21A आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बात की गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 22 की हम बात करते हैं तो जितने भी अरेस्टेड व्यक्ति होते हैं उनकी राइट्स की बात की गई है यहाँ पर। देखिए जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उन सबको भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया जाना चाहिए कि किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। उनको राइट मिलना चाहिए कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है डिफेंड कराए जा सके। तो ये कुछ राइट जो है आर्टिकल 22 में डिस्कस किए गए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 23 और 24 की। तो आर्टिकल 23, 24 बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उसकी अगेंस्ट उसको कुछ अधिकार मिले हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, ये सब जो है आर्टिकल 23 के थ्रू जो है प्रोहिबिटेड है। लेकिन यहाँ पर एक सेकेंड क्लॉज जो है वो ये बात करता है कि अगर नेशनल सर्विसेज के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको आना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड नेशनल सर्विसेज जो है वो आपको देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर नेशनल सर्विसेज को बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे जो है किसी भी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट के व्यक्ति को ही बुलाया जाए। आर्टिकल 24 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है 14 साल का अगर बच्चा है तो उससे कम का बच्चा जो भी है वो कहीं भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता, किसी भी फैक्ट्री, माइन, कोई भी हैजार्डस ऐसे काम में जो है काम नहीं कर सकता, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। नेक्स्ट टाइप ऑफ राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 से 28 में जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। प्रियम्बल में भी आप पढ़ चुके हैं, फेथ एंड कॉन्शियस के बारे में यहाँ पर मेंशन है।
तो आर्टिकल 25 बात करता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है, फ्रीडम है कि वो फ्रीली जो है कॉन्साइंस रख सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ये प्रोपोगेट कर सकता है, कोई भी धर्म जिसमें वो विश्वास रखता है उसको प्रोपोगेट कर सकता है, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने, जैसे कि अगर कुछ कोई तरीके से अगर आप उसको प्रोफेस करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद आर्टिकल 26 बात करता है कि अगर कोई भी जितना भी आपके रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करने के लिए, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, स्टैब्लिश करना है ना, तो ये सारा काम करने का अधिकार आपको आर्टिकल 26 से मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर जो है आप बिल्कुल भी कोई पर्टिकुलर रिलीजन का रिलीजियस बॉडी स्टैब्लिश नहीं कर सकते। आर्टिकल 27 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। देन द लास्ट इज 28 जो की बात करता है, देखिए अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कंप्लीटली स्टेट ओन्ड है या स्टेट फंडेड है तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। लेकिन अगर वो पार्शली या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह है तो वहां पर दिए जा सकते हैं, बट कंप्लीटली स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस वगैरह में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि है 29 और 30 में। आर्टिकल 29 बात करता है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, यानी कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये अधिकार उनको आर्टिकल 29 से मिला है। और साथ ही साथ में वो चाहें तो अपना खुद का जो है एक अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उसके रखरखाव सब कुछ कर सकते हैं। ये बात जो है आर्टिकल 29 और 30 में दी गई है। फिर हम बात करते हैं लास्ट राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं, बिल्कुल ठीक है, संविधान के थ्रू आपको आपके मौलिक अधिकार मिले हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है और उनके वायलेशन के लिए के केस में अगर कोई प्रॉपर रेमेडी आपको नहीं मिलती तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स के एग्जिस्ट होने का कोई सेंस नहीं बनता। इसी रीजन से एक तो आर्टिकल 32 और साथ ही साथ में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को पावर देता है और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो रिट्स इशू करके, जो है 5 प्रकार के रिट्स हैं, वो इशू करके उनको जो है रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी रिट्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। ओके तो सबसे पहले है हीबियस कॉर्पस। इसका बेसिकली मतलब होता है यू शैल हैव द बॉडी, यानी कि इलीगल डिटेंशन के केसेस में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेन किया गया है तो उस व्यक्ति को जो है बुलाया जाता है जिसने भी इलीगली डिटेन करा है और पूछा जाता है कि किस ग्राउंड पे इस व्यक्ति का डिटेंशन हुआ है, आपको एक्सप्लेन करना होगा। किन लोगों के अगेंस्ट ये रिट इशू की जा सकती है, किसी भी पर्सन या अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी के अगेंस्ट, यानी कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये रिट जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है अगर उसने इलीगली किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखा है। फिर मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है तो इस रिट के थ्रू जो है कोर्ट उसको बोलेगा, उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी को बोलेगा कि आपको अपना परफॉर्म का जो है काम करना पड़ेगा, यानी उसको कमांड दिया जाएगा उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये पब्लिक अथॉरिटी जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स है उन्हीं के अगेंस्ट इशू होती है, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह हो गया या कोई भी इंफीरियर कोर्ट हो गया जो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में फेल हो गए, इन सभी के अगेंस्ट इशू होती है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोहिबिशन की। देखिए जैसे कि मैं आपको बताती हूँ प्रोहिबिशन का मतलब ही आप जानते हैं, लिटरल मीनिंग का मतलब होता है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है कि आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखिए इसका पर्पस क्या है कि कोई भी अगर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है, ठीक है, कोई भी अगर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं काफी सारे, अगर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करते हैं, अपने क्षेत्र अधिकार के एक्सेस में कोई काम करते हैं या नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में जो है इस रिट को इशू किया जाता है। और ये जो रिट है ना, चलती हुई प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए, अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है और हायर कोर्ट को ये पता चलता है कि ये एक्सेस ऑफ पावर में चल रही, ज्यूरिसडिक्शन में चल रही है,
तो उनको वही रोक दिया जाता है कि आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही लगाई जा सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं। ये लोअर कोर्ट्स वगैरह या दूसरे जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह उन्हीं के अगेंस्ट इशू होती है। वहीं अगर हम सर्शियोररी की बात करते हैं, सर्शियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। आप देखिए प्रोहिबिशन में क्या हुआ था, चलती हुई प्रोसीडिंग को रोका गया था। वहीं सर्शियोररी में क्या होता है, अगर कोई जजमेंट आ गया है और वो जजमेंट जो है कोर्ट ने एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया है या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया है, किसी भी तरह से जो है अगर दिया है, तो उस पर्टिकुलर जजमेंट को जो है क्वैश कर दिया जाता है। ठीक है, और अगेन ये जो है क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू की जाती है। फिर हम बात करते हैं क्वो वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है और उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का उसको अधिकार नहीं था, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो है ये रिट इशू की जाएगी। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो देखिए जैसे कि हमको अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह से हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है हमारे देश के प्रति, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, और हर व्यक्ति को जो है अपनी जिम्मेदारी से अवेयर होना चाहिए। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 10 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट लेटर ऑन जो है 86 अमेंडमेंट के बाद जो है, जिससे 21A ऐड हुआ है, राइट टू एजुकेशन, उसके बाद जो एक और फंडामेंटल राइट आया है 51A के। तो चलिए उसके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड हुई थी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सेकंड क्वेश्चन बनेगा किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। एंड एज आई सेड इनिशियली 10 ही ड्यूटीज थी, बाद में ये चेंज होकर हुई है 11th। किस अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हुई है, 86 अमेंडमेंट एक्ट से जो है ये चेंज हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आप देख सकते हैं तो ये जो 11th ड्यूटी ऐड हुई है, ठीक है, इस 11th ड्यूटी का क्या रेलेवेंस है कि इसने ये कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी पेरेंट्स होंगे या गार्जियन होंगे उनको 6 से 14 साल तक के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होंगी एजुकेशन की, क्योंकि 21A तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता ही है, लेकिन एक ड्यूटी भी होना चाहिए, एक जिम्मेदारी भी इम्पोज करना कंपलसरी था। फिर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि है सोर्सेस के बारे में, कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से ली गई है, तो दैट इज फ्रॉम यूएसएसआर, रशिया। ठीक है, तो ये याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ ड्यूटी सारी, आप 1 से लेकर 11 तक जो है पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया है। और याद रखिए 51A इज द आर्टिकल फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ से पूरा स्टार्ट हुआ है फ्रॉम A टू K, ये पूरी है ए से लेकर के तक के। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार जैसे इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो एक बार आप इसको रीड जरूर कर लीजिए। अब मैं बात करती हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। देखिए आर्टिकल 36 से लेकर अगर हम देखते हैं 51 तक, पार्ट 4 जो है बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। पार्ट 4 जो है 36 से 51 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। एक सेकेंड, यस। अब देखिए ये आई थी सप्रू कमेटी के रिकमेंडेशन पे, बेसिकली इन्हें रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे कॉन्सेप्ट था कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो कुछ ऐसे राइट्स थे जो उस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि उस वक्त सरकार के पास इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। तो उनको डाल दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और जैसे रिसोर्सेस आएंगे सरकार के पास, तो उनको जो है फंडामेंटल राइट बना दिया जाएगा, जिसका एक एग्जांपल आप सभी जानते हो, राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट को लॉ बनाना होता है तो उस वक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दे आर इंपॉर्टेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्न करना अगर कंट्री को, तो इनको ध्यान में रखना पड़ता है, इनको कंसिडर किया जाना चाहिए। और इसी रीजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर में जो है इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं एक तरह से। बस एक बात ध्यान रखनी है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स कैसे अधिकार थे जो कि एनफोर्सिएबल हैं, बट दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सिएबल नहीं है, और इन्हें पॉजिटिव राइट्स भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव राइट कहा जाता है,
वही डीपीएसपी को पॉजिटिव राइट कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेट को क्या करना चाहिए ये बताते हैं। फंडामेंटल राइट्स में ये बताया जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना, नेगेटिव चीजें ज्यादा बताई जाती है इसलिए। फिर हम बात करते हैं, देखिए अब ये जो क्लास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 36 से 51 तक, इनको मैंने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो चलिए इनको देखते हैं। ये आप देख रहे हैं आर्टिकल 38 जो कि बात करता है कि एक वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करना है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस करना है, कम से कम इनइक्वालिटीज करना है। फिर आर्टिकल 39 बात करता है कि हर व्यक्ति को प्रॉपर लाइवलीहुड मिलना चाहिए, जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह है उसको रोका जा सके, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, इक्वल लोगों सभी को इक्वल पे मिलना चाहिए। ये सब कुछ आर्टिकल 39 में दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री लीगल एड का, आर्टिकल 39 है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जिसके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अपने आप को डिफेंड करने की। आर्टिकल 41, अच्छा आर्टिकल अगर 41 की मैं बात करती हूँ बेसिकली, तो आर्टिकल 41 ऐसा है कि राइट टू जो एजुकेशन है, जब फंडामेंटल राइट नहीं बना था उससे भी पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यहाँ पर अवेलेबल था, आर्टिकल 41 के अंदर में, ये बात का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 42 से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन का डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर यहाँ से आता है, जो बात करता है ह्यूमन वर्क कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। आर्टिकल 43 बात करता है कि प्रॉपर लिविंग वेज, जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ती जा रही है कि आपकी वेजेस भी उस अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए। और 43 ये बात करता है इंडस्ट्री, मतलब हर जगह जो है वर्कर्स का, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उस जगह पे प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट वगैरह में। एंड द नेक्स्ट इज आर्टिकल 47 जो कि बात करता है न्यूट्रिशन के लेवल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है इंक्रीज करने की। अब ये हो गए, ये जो हमने बात करी ये थे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो सोशल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। वहीं अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, देखिए जो बेसिकली गांधी जी अचीव करना चाहते थे उस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला अगेन ये आर्टिकल नंबर भी याद रखिएगा, आर्टिकल 40 बात करता है कि विलेज पंचायत होने चाहिए ताकि जो है सेल्फ गवर्नमेंट बन सके। इसके बाद आर्टिकल 43 जो आपने वहां भी देखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल ऑल्सो। कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल एरियाज में जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज होने चाहिए ताकि वो लोग जो है खुद पे डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। 43 बी बात करता है वॉलंटरी इंफॉर्मेशन वगैरह की फंक्शनिंग की। 46 बात करता है जितने भी एससीज एसटीज हैं और या दूसरे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उन सबके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। आर्टिकल 47 बात करता है कि किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स हो गए या ड्रग्स वगैरह जो हो गए इन सबको जो है प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। आर्टिकल 48 बात करता है जैसे क्लाउ स्लॉटर हो गया, कैटल ब्रीड्स एंड ऑल, इन सभी को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 48। फिर है आपका लास्ट कैटेगरी दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में। यहां भी आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम जानते हैं यूसीसी के नाम से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से। आर्टिकल 45 बात करता है कि जितने भी जैसे मैंने आपको बताया था 86 अमेंडमेंट एक्ट से जो है 3 चीजें आई थी, एक आया था आपका 21A, दूसरा हम देख चुके हैं 51A का के, एंड द लास्ट इज 45 में ये चेंजेस आए हैं। जितने भी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात किए हैं। फिर जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं हमारे देश में जो नेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसको हमें पोल्यूट नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलानी है वहां पर। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताता है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है, ठीक है। 2 अलग अलग बॉडीज है सरकार की, उनको उनकी सेपरेशन की बात करता है। फिर आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस, यानी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है ये। इंटरनेशनल पीस यानी कि हमें एक अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं इंटरनेशनल लेवल पर, एक हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे अलग अलग बॉडीज की। सेंट्रल लेवल पे अलग अलग बॉडीज हम पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल बी डीलिंग विथ द
एग्जीक्यूटिव बॉडी एट द स्टेट लेवल दैट इज गवर्नर। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे हमने जो पढ़ा था, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ सिमिलर मिलने वाली हैं, बट थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं सेंट्रल लेवल पे हु वाज द हेड ऑफ द स्टेट, दैट वाज द प्रेसिडेंट। वहीं अगर आप स्टेट लेवल पे देखते हो तो दैट विल बी द गवर्नर। क्या है, गवर्नर को क्या कहा जाता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जितने भी काम है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वो गवर्नर के नाम पे ही किए जाते हैं। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। इनको अपॉइंट कौन करता है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे बनाया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो देखिए इनको अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पर बेसिकली एज आई सेड प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर हिज प्रेसिडेंट हैंड एंड सील, और कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। तो क्वेश्चन ये बनता है, जैसे चार आपको नाम दे देंगे कि आप बताना है कि इनमें से इलेक्शन किसका नहीं होता। तो गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है। इनका इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ठीक है, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है ये ऑफिस बेसिकली, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है बेसिकली। क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, और एज लिमिट याद रख लें कि कम से कम 35 साल की एज होना चाहिए। सेम आपने वहां पर भी पढ़ी है प्रेसिडेंट के केस में भी। और स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन पे ये सारे कन्वेंशन से रिलेटेड है। कंडीशंस ऑफ ऑफिस की हम बात करते हैं तो अगर वो व्यक्ति जो है जिसे गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है, उसे लोकसभा या राज्यसभा अगर उसने कोई भी पोजीशन होल्ड करी तो उसको वेकेट करना पड़ेगा। कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते वो। राजभवन एज अ रेसिडेंस उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी वो सारे अलाउंसेस वगैरह इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इनका जितना भी टेन्योर होगा उस टेन्योर के दौरान इसको डिमिनिश नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उनके ऑफिस के दौरान, उनके टेन्योर के दौरान उनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं होगी, और अगर सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है उनके अगेंस्ट तो कम से कम 2 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखिए जितने भी स्टेट के एक्शंस होते हैं वो सब इन्हीं के नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सेंट्रल लेवल पे देखा था, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। कौन किस किस को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, पीएससी मेंबर्स, ये जितना भी आप देख रहे हैं सबको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, स्टेट्स में। इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन इनको रिक्वायर्ड है तो वो ये ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग स्टेट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो को इन्फॉर्म करता है गवर्नर की यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है स्टेट में काम नहीं हो रहा है और एक इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज हो चुकी है, तो ये रिकमेंडेशन गवर्नर के द्वारा ही दिया जाता है, और इसी रिकमेंडेशन पे जो है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। इसके बाद लेजिस्लेटिव लॉ रिलेटेड पावर की अगर हम बात करते हैं तो टर्मिनेट करना, प्रोरोग करना स्टेट लेजिस्लेचर को या डिसॉल्व करना, ये पूरी पावर्स जो है गवर्नर की है। बिल्कुल अगर आपने अभी प्रेसिडेंट के पावर्स और ये सबको ध्यान से पढ़ा तो आप रिलेट कर सकते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एड्रेसेस लेजिस्लेचर, यानी हर साल जो पहला सेशन होता है लेजिस्लेचर का उसको गवर्नर ही एड्रेस करता है। बिल्स पर असेंट देना, उसको रोकना या रिटर्न करना, या प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए उसको रिजर्व करके रख लेना, ये सारी पावर्स बिल्स के रिगार्डिंग गवर्नर के पास है। गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, यानी कि जो विधान परिषद है इसके अंदर में 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है। कहां से होते हैं वो 1/6 मेंबर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, इन सबसे बिलोंग करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा के अंदर में एक एंग्लो इंडियन को जो है नॉमिनेट करता है गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकता है। ऑर्डिनेंसेस की बात जैसे हमने पढ़ा था 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट कर सकता है, यहाँ पर 213 आर्टिकल 213 के अंदर में गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर सकता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन की जो भी रिपोर्ट वगैरह है, एसपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्या की रिपोर्ट्स वगैरह जो है, ये सब कुछ इट इज लेड डाउन बाय द गवर्नर ओनली। फाइनेंशियल पावर्स की हम बात करते हैं, अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो गवर्नर की रिकमेंडेशन कंपलसरी है। डिमांड ऑफ ग्रांट्स वगैरह दिया जाना है वो भी इनके रिकमेंडेशन पे दिया जाएगा। जितने भी एडवांसेस जैसे कि एक्स्ट्रा एडवांसेस वगैरह पास करना है वो सब कुछ जो है इन्हीं के
कंट्रोल में रहता है बेसिकली, ठीक है। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करने का काम भी गवर्नर का होता है। फिर जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं तो देखिए सारे जो पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, ये सारी पावर गवर्नर के पास बिल्कुल सिमिलर टू प्रेसिडेंट है, बट एक एक्सेप्शन है, डेथ सेंटेंस पार्डन करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। गवर्नर के पास मृत्यु दंड को पार्डन करना है, यानी कि पूर्णतः खत्म करने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं है। हाईकोर्ट की जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद। फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस का भी अपॉइंटमेंट होगा, या उनकी पोजीशन क्या होगी, पोस्ट वगैरह कहां पर करना है, प्रमोशंस वगैरह जो है ये सब गवर्नर के पास रहता है। जुडिशियल सर्विसेज जैसे कि और भी अगर जुडिशियल सर्विसेज जैसे पीएससी या हाई कोर्ट के साथ मिलकर जो अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उन्हीं के नाम पे होते हैं, तो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ये आप आर्टिकल 154 में पढ़ सकते हो। फिर ही इज एडवाइस, देखो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करता है, यानी अगर इनको कोई भी डिसीजन लेना है, आर्टिकल 163 में दिया गया है, तो इनको जो है सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करना होता है। फिर आर्टिकल 164 में बोला गया जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये सब लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अब ये आप लोग सभी जो है आपकी बैरेक्स वगैरह में या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं गवर्नर से रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो सब आप मार्क कर लीजिए। ये 153, 155, 156 ये डायरेक्ट आर्टिकल नंबर से क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है, या इसके अंदर का भी कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहें तो ये स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। लास्ट इज, चलिए ये तो हो गया आपका गवर्नर के बारे में। अब हम बात करेंगे यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल स्टेट्स के बारे में। देखिए हमारे देश में जो है बेसिकली सिस्टम है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है, हमारे सेंट्रल लेवल पे भी दो टाइप के आप लेजिस्लेचर देख सकते हो, एक है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। उसी तरह से स्टेट में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ अधिकतर स्टेट्स में जो है कुछ जगह पर आप देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली है और कुछ जगहों पे देखोगे दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। तो जहां पर दोनों सिस्टम होता है, दोनों हाउसेस अवेलेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइकैमरल। जहां पे सिंगल हाउस ही है उसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल। तो स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 6 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी सारे स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। और सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो वी फॉलो बाइकैमरल लेजिस्लेचर ओनली। तो चलिए देख लेते हैं अब हम कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं। हाँ अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए, लेजिस्लेचर कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन। अगर जो ये सेकेंड चैम्बर है, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 6 से स्टेट्स हैं जहां पर दोनों हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। अगर पार्लियामेंट चाहे, लेजिस्लेचर चाहे ना अगर, तो वो सेकेंड चैम्बर को एस्टैब्लिश भी कर सकता है और खत्म भी कर सकता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। 2/3 मेंबर्स जो है अगर प्रेजेंट होते हैं तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की वोटिंग से जो है इसको अबॉलिश किया जा सकता है, और इसमें पार्लियामेंट के कांग्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, पार्लियामेंट को मंजूरी देनी होती है इसमें। अब हम जान लेते हैं वो सारे स्टेट जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी। उसको याद करने की छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। ऑल बिग किंग्स मेक ट्रेमेंडस यूनिटी। आप इसके फर्स्ट लेटर से याद कर सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। देख लीजिए, ऑल बिग किंग्स मेक ट्रेमेंडस यूनिटी। कुछ कुछ ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं आपको अगर कोई चीज को याद करने में डिफिकल्टी हो रही, कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट लेवल पे जो है 2 हाउसेस कुछ स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली पॉपुलरली इलेक्टेड चैम्बर एंड रियल सेंटर ऑफ पावर, यानी कि ये एक इलेक्टेड चैम्बर है, यानी कि जिसको हम वोट करके इलेक्ट करते हैं। हम लोग जो जनरल आम जनता इसमें इलेक्शन के लिए वोट करती है। इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 500, वही मिनिमम स्ट्रेंथ है 60। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर 60 से भी कम स्ट्रेंथ है, जैसे कि गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। ऐसे कुछ स्ट्रेंथ है जहां पे 60 भी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये किस अकॉर्डिंग डिसाइड होती है ये स्ट्रेंथ, यानी कि जिस स्टेट की जैसी पॉपुलेशन है उस अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। और SC ST जो हो गए, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, इनका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है, जितने भी मेंबर्स हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में, फॉर एग्जांपल अगर 450 है, ठीक है, तो इसके अंदर कितने होंगे, 1/3 ऑफ 450 यानी कि 150 मेंबर्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 40 होना चाहिए, यानी कम से कम कितना होना चाहिए, 40 लोग होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और मैक्सिमम होना चाहिए 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। कंपोजिशन क्या होगा, आधा ये पार्टली नॉमिनेटेड है और पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इसमें कंप्लीटली इलेक्टेड या कंप्लीटली नॉमिनेटेड मेंबरशिप नहीं होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जैसे वहां पर आप लोग खुद डायरेक्टली वोट कर रहे हो, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए, जैसे मैंने ये बताया, बॉडी कैसी, पार्टली नॉमिनेटेड है और पार्टली इलेक्टेड है। 5/6 ऑफ जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होगा, और 1/6 मेंबर्स को जो है गवर्नर नॉमिनेट करेगा, उनका नामांकन करता है। ये एक परमानेंट बॉडी है, जैसे कि वो बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, ये एक परमानेंट बॉडी है जिसमें हर 2 साल में जो है 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं। ये बॉडी कभी भी, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, जैसे कि राज्यसभा में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन क्या है, 5 साल का है, जैसे कि लोकसभा का था, ठीक है, और ये गवर्नर के द्वारा जो है डिसॉल्व भी की जा सकती है, और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व कभी नहीं होती, ये एक परमानेंट बॉडी है, और मेंबर्स का जो टेन्योर होता है, देखो बॉडी कभी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन जो मेंबर्स है हर 6 साल बाद इनका रिटायरमेंट होता है, यानी मेंबर्स का टेन्योर 6 साल है, बॉडी का नहीं है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टेन्योर नहीं है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर मेंबर बनना है तो कम से कम 25 साल की एज होना चाहिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की एज होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई भी और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया, मेंटली अनसाउंड हो गए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, या आप नॉन सिटीजन, आप सिटीजन नहीं रहे, किसी और स्टेट की आपने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड आपने कोई भी माल प्रैक्टिस फॉलो करी है, कोई भी, या कन्विक्शन हो गया आपका किसी ग्राउंड पर, तो इन सभी ग्राउंड पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ पावर्स और फंक्शंस। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन की, तो कोई, देखिए आप भी जानते हैं 3 टाइप की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो लेजिस्लेचर है वो सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे लॉ बना सकता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर में या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में मेंशन्ड है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्केड्यूल है जो इस टाइप की लिस्ट से डील करता है, ये 3 टाइप की लिस्ट के बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, तो ये काम भी, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी मोशन वगैरह पास करना है, सेंसर करना है किसी गवर्नमेंट को, ये सब कुछ पावर है। फाइनेंशियल पावर, जैसे कि स्टेट के जितने भी फाइनेंसेस वगैरह हैं, कोई बजट पास करना है या मनी बिल पास करना है, तो ये सब कुछ भी जो है ये काम भी स्टेट लेजिस्लेचर का है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है अगर संविधान में कोई भी अमेंडमेंट्स वगैरह करना है उन सब में पार्टिसिपेट कर सकता है। अदर पावर्स जैसे कि डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर का इलेक्शन करना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वगैरह में भी पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, जितने भी इसके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स को कंसिडर करना, स्टेट पब्लिक कमीशंस वगैरह, इन सभी से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो सब भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। स्टेट, अगर हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करते हैं, जितनी भी लॉ रिलेटेड इसकी प्रोसीजर है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को कम से कम साल भर में 2 बार मिलना कंपलसरी, 2 मीटिंग्स होनी चाहिए। नए सेशन को गवर्नर के द्वारा एड्रेस किया जाएगा। बिल जब भी पास होगा, कोई भी बिल आया है स्टेट लेजर के सामने तो 3 रीडिंग्स होंगी कम से कम, उसके बाद जो है वो जो बिल है वो जाएगा गवर्नर के पास उनकी मंजूरी के लिए, उनकी असेंट के लिए। अब गवर्नर चाहे तो उस बिल को रिटर्न कर सकता है कि भाई मुझे थोड़ी सी उसमें कुछ इश्यूज लग रहे हैं, आप उसको रिकंसिडर करो, करेक्शंस के साथ भेजो। लेकिन अगर वो बिल इवन विदाउट करेक्शंस वापस आता है तो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि अब आपको तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा है कि अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए बिल्कुल रिजर्व करके रख सकता है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाउंडिंग नहीं होता कि इवन आफ्टर द रिकंसिडरेशन वो उसको गारंटी कर ही दे, असेंट दे ही दे, मंजूरी दे ही दे, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता।
फिर हम बात करते हैं, देखिए ये हो गया आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब हम बात करेंगे यहाँ की, दैट वाज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। थर्ड ब्रांच जो है गवर्नमेंट के, दैट इज दी जुडिशरी। स्टेट लेवल पे हम थर्ड ब्रांच की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट जो है इंडिया में वो है 25। सबसे पुराना जो हाई कोर्ट था दैट वाज द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, जो कि 1862 में बना था। नया ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है कि सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो नया है, जनवरी 1 2019 में बना है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन कौन किससे कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट इस चीज के लिए? भाई स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं ये, तो जो भी स्टेट है उसके चीफ जस्टिस, पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट का आपको जज को अपॉइंट करना है तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। किसके साथ कंसल्ट करके अपॉइंट किया जाएगा? सीजेआई, फिर गवर्नर एंड देन सीजे ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये आप अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मस्ट बी एडवोकेट, इसको कर लीजिए, मस्ट बी एडवोकेट जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या must have been a civil servant for over 10 years including 3 years in a district court, ठीक है। उसके बाद किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक की एज अ प्लीडर उसने प्रैक्टिस किया हो। इनमें से कोई भी ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा, और 62 ईयर से ज्यादा, यानी कि इन्हें मिनिमम एज नहीं बताई है, मैक्सिमम एज बताई है कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है दैट इज 62 फॉर अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 241 जो है बात करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमने 124 में पढ़ा है, उसी तरह से हाई कोर्ट की बात की गई है 214 के अंदर में, कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन की, मतलब रिट इशू करने की 5 तरह का की हमने रिट पढ़ी है, ये पावर आर्टिकल 226 में दी गई है। अगर जजेस के ट्रांसफर की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। The Indian High Courts Act of 1861 replaced Supreme Courts in presidencies with High Courts for, जो भी ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, इन्होंने जो भी सुप्रीम कोर्ट से कहाँ पे कैलकाटा, मैड्रिस एंड बॉम्बे में यहाँ की प्रेसिडेंसीज में जितने भी हाई कोर्ट थे इन सबको रिप्लेस कर दिया था हाई कोर्ट से, ठीक है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थे इसको रिप्लेस करके यहाँ पर हाई कोर्ट बना दिया था। फिर यूनिफाइड हाई कोर्ट, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो एक कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में कॉमन हाई कोर्ट है। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी कहीं कहीं पर जो है एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि है गुवाहाटी में। तो ये हो गया आपका जुडिशरी के बारे में स्टेट लेवल पे। इसके अलावा भी अभी काफी सारे प्रोविजंस हमको भी कंटिन्यू करने हैं, लेट्स सी फर्दर। तो अब हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में। देखिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन सभी को याद रख पाना, मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ मैं आप सभी के सामने जो है बस बहुत ब्रीफ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला वेरी ऑब्वियस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1951 का, ठीक है, जिसने which empowered the state to make special provisions for socially and educationally backward classes, यानी कि जितने भी socially backward classes थे उन सभी को empower करने के provisions इसी अमेंडमेंट एक्ट से आए गए थे। और साथ ही साथ में इसी अमेंडमेंट के बाद जो है 9th शेड्यूल को भी ऐड किया गया था। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि 19 क्लॉज 1A जो बात करता है आपका, उसके अंदर में 3 और रेस्ट्रिक्शंस को ऐड किया गया था, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, और जो फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन अदर कंट्रीज, उनके साथ इस ग्राउंड पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये 3 रेस्ट्रिक्शंस और ऐड किए गए थे। फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट जो कि गोलकनाथ केस जो है आप सभी जानते हैं काफी लैंडमार्क केस रहा है, इसके रिस्पांस में इस एक्ट को लाया गया था, क्योंकि इस गोलकनाथ केस में ये बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं कि वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह को जो है अमेंड कर सकता है। तो उसके रिस्पांस में इस एक्ट को लाया गया था और 13 क्लॉज 4 ऐड किया था। और साथ ही साथ में ये बोला था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होंगे उन सभी में प्रेसिडेंट को अपनी मंजूरी देनी ही होगी, उसको कंपलसरी कर दिया गया था। 25th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया था, रिपील नहीं कर्टेल,
26 अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी प्रीवी पर्स और प्रिविलेजेस थे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह के, उन सभी को एबॉलिश पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया। 36 अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सिक्किम को फुली फ्लेज्ड स्टेट, कंप्लीट एक स्टेट जो है एज अ स्टेट जो है इंडिया का मान लिया था। 42nd अमेंडमेंट, इसके आगे तो आप 2-3 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और संविधान के अंदर में बहुत सारी मेजर चेंजेस जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही आए हैं। जैसे प्रियम्बल में इंटीग्रिटी वर्ड, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड, ये सब वर्ड भी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही आया। और इसके अलावा भी काफी सारे मेजर चेंजेस आए हैं। 44th अमेंडमेंट इसलिए लाया गया था कि 42nd अमेंडमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आए थे जो कि करेक्ट नहीं थे, तो उन चीजों को सही करने के लिए बेसिकली 44th अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था, ठीक है, और सिविल लिबर्टीज को सेफगार्ड करने के लिए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी जो 10th शेड्यूल है उसको ऐड किया इसने, और साथ ही साथ में 10th शेड्यूल जो की बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करता है यहाँ पर। 61st अमेंडमेंट एक्ट इनिशियली जो है वोटिंग एज वाज 21, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद जो है वोटिंग एज को कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। 69th की बात करते हैं हम, तो दिल्ली को जो है स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था और इसको बोल दिया गया था इट विल बी ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी फ्रॉम नाउ। 71st अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 8th शेड्यूल में जो है कुछ नए लैंग्वेजेस इनको ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये लैंग्वेजेस ऐड किए गए। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात करते हैं पंचायती और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो है पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था, यानी कि पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और 74th अमेंडमेंट एक्ट से जो है अर्बन लोकल बॉडीज को, म्युनिसिपैलिटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट किया गया। 86 अमेंडमेंट एक्ट बहुत बार हम पढ़ के आ चुके हैं कि पहला तो 21 है, राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ। 45 में भी जो है एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस ऐड हुए, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 51A के यानी कि गार्जियंस और पेरेंट्स के ऊपर एक ड्यूटी डाली गई थी कि उनको अपने पेरेंट्स को, जो चिल्ड्रंस हैं वार्ड से, उनको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही होगी। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि आप सभी जानते हैं 19(1) जब आप पढ़ते हो 19 क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम, इसमें एसोसिएशंस और यूनियन फॉर्म करने का अधिकार आपके पास पहले भी था, लेकिन इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने का भी आपको राइट मिला यहाँ पर, ठीक है। फिर 101st अमेंडमेंट एक्ट जिसने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। 102nd अमेंडमेंट एक्ट जिसने नेशनल, ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको एक संवैधानिक स्टेटस प्रोवाइड किया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो है 10% रिजर्वेशन इन एडिशन जो है, एडिशनल जो एग्जिस्टिंग है उसके अलावा 10% जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये प्रोविजन दिया था। फिर 104th अमेंडमेंट एक्ट से ये हुआ कि जितने भी SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनको लोकसभा में और असेंबलीज में जो है एक्सटेंडेड रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और जितने भी रिजर्व्ड सीट्स थी एंग्लो इंडियंस के लिए इसको रिमूव कर दिया गया बाय दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं 105th अमेंडमेंट एक्ट की, रिस्टोर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू प्रिपेयर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिस्ट, यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो कौन लोग हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आएंगे इसकी लिस्ट वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व 1/3 ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली, इसमें जो है अब वुमेन के लिए भी एक 1/3 सीट्स रिजर्व की जाएंगी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो द नेक्स्ट इज 3-tier पंचायती राज इन मध्य प्रदेश। देखिए पंचायती राज सिस्टम जो है, जैसे आप जानते हैं आर्टिकल 40 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बात करता है कि हमको विलेज पंचायत यानी ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ताकि जो है एकदम ग्रास रूट लेवल पर जो है लोग बाग पार्टिसिपेट कर सके इस चीज में। तो ये जो सिस्टम है मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1962 और 1993 के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है।
और स्टेट लेजिस्लेचर ने इस बात को प्रमोट किया कि ग्रास रूट लेवल पर जो है डेमोक्रेसी होना ही चाहिए ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके, गवर्नेंस और बेटर हो सके और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। तो अगेन जितने भी आप डेट्स और यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग कमिटीज के बारे में, ये सभी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जनवरी 1957 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमिटी। अब इस कमिटी ने जो है रिकमेंड किया कि 3 टियर की जो है 3 लेवल की जो है पंचायती राज सिस्टम होनी चाहिए। 1957 के बाद ये हुआ कि पांडे कमेटी आई, एक कमेटी बनाई गई। मध्य प्रदेश ने एक और कमेटी बनाई, पांडे कमेटी। ये कमेटी क्यों बनाई थी कि मेहता कमेटी, जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिए थे उसको एक और बार रिव्यू किया जाए, इसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए ये सब किया जाए। लेकिन पांडे कमेटी ने जो है मेहता कमेटी की जितने भी रिकमेंडेशन थे, जो भी बात उन्हें कही थी, जो भी रिपोर्ट बनाई थी, उन सब से उन्हें एग्री किया। फाइनली 1962 में जाकर जो है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट को पास कर दिया गया। और किस बेसिस पे पास किया? पांडे कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है ये एक्ट को पास कर दिया गया। इंडियन पार्लियामेंट ने जो है, अब इसके बाद क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। जैसे अभी हम पढ़कर आए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। ठीक है, और मध्य प्रदेश बन गया आपका पहला स्टेट जहां पर जो है ये अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट किया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट को जो है इंप्लीमेंट किया गया। जनवरी 26, 2000 में जो है फाइनली ग्राम स्वराज जो है एस्टैब्लिश हो चुका था। तो ये डेट आप सभी याद रखें कि ग्राम स्वराज कब एस्टैब्लिश हुआ था, कब स्थापित हुआ था। दैट वाज 26 जनवरी 2000 को। ये हो गया एक बैकग्राउंड के बारे में इसके। अब अगर हम बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो देखिए इस एक्ट के आने के बाद जो है पार्ट 9 ऐड हुआ था हमारे संविधान के अंदर में, जिसका टाइटल क्या था, द पंचायत। ये कहां से कहां तक, आर्टिकल्स कहां से कहां तक थे, 243 से लेकर 243O तक जो है पंचायत के बारे में बात करते हैं। 3 चीजें बनती, एक तो पार्ट 9 ऐड हुआ, दूसरा ये आर्टिकल्स, तीसरा जो हुआ एक और स्केड्यूल ऐड हुआ, तो जो था 11 स्केड्यूल। और इस स्केड्यूल के अंदर में पंचायत क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगी वो लिस्ट दी गई थी। तो ये लिस्ट थी, 29 फंक्शंस बताए गए थे इसके अंदर में। और अभी मैं फिर से रिपीट करूंगी, आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में जो बोला गया है, वही गोल को अचीव करने के लिए ये बेसिकली पार्ट को ऐड किया गया था। ठीक है, अब अगर हम मध्य प्रदेश लेवल पे बात करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर रहा है, 3 लेवल का स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर है। 1 बाय 1 हम ये सारे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्राम पंचायत। देखिए हर विलेज में जो है कलेक्टर जो है 10 से 20 वार्ड्स में हर विलेज को डिवाइड करेगा और हर इसमें जो है एक पंच होगा। हर वार्ड के अंदर में एक पंच होगा। कलेक्टर क्या करेगा, हर विलेज को 10 से 20 वार्ड्स में डिवाइड करेगा, एक पंच होगा और हर ग्राम पंचायत में एक सरपंच इलेक्ट होगा। किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, प्रॉपर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर का इंसान होगा वो वोट कर सकता है सरपंच के इलेक्शन के लिए और सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होगा। अब जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है पहली मीटिंग होना कंपलसरी है। जैसे ही ग्राम पंचायत बनती है तो ग्राम पंचायत 5 साल का, यानी इसका टेन्योर क्या है, 5 साल का टेन्योर है, 5 साल तक के लिए रहती है। नाउ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है कि भाई पंचायत को, जो ग्राम पंचायत उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे पास होगा, 3/4 मेजोरिटी ऑफ पंच, जितने भी पंच है उनके 3/4 मेजोरिटी द्वारा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना चाहिए, वो लोग वोट करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में मोर देन 2/3 ऑफ टोटल पंचेस, ये रिक्वायरमेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए। फिर जनपद पंचायत इन मध्य प्रदेश, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए गवर्नर डिवाइड्स डिस्ट्रिक्ट्स इनटू ब्लॉक्स विद स्पेसिफाइड नेम्स, हेडक्वार्टर्स एंड एरिया। गवर्नर क्या करता है, हर डिस्ट्रिक्ट को जो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, हर ब्लॉक का एक अलग नाम देगा, उसका हेडक्वार्टर या क्या कौन कौन सा एरिया कवर करेगा ये पर्टिकुलर ब्लॉक, ये गवर्नर बताएगा। ठीक है, ये जो जनपद पंचायत है ये इंटरमीडिएट लेवल पंचायती राज बॉडी है, मतलब हर ब्लॉक में एक पंचायती राज सिस्टम होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, विलेज लेवल पर पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट को जो है ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर
इलेक्शन कैसे होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन होल्ड करवाएगी जनपद पंचायत के लिए। उसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट होगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जैसे ही पंचायत के इलेक्शन कंप्लीट होंगे, ग्राम सभा के इलेक्शन जैसे कंप्लीट होंगे, जनपद पंचायत के इलेक्शन होंगे, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अगेन सेम चीज जो है, जैसी पब्लिकेशन होगा इसके बाद 30 दिन के अंदर पहली मीटिंग होना कंपलसरी है जनपद पंचायत के केस में भी। लीडर कौन होंगे यहाँ पर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही होंगे, यानी जितने भी मेंबर्स है जनपद पंचायत के, इनमें से एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और एक व्यक्ति को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ठीक है, और सेम यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है जो ग्राम सभा के लिए थी। फिर है आपका थर्ड टीयर है जो कि है डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बनाया जाएगा। सेम इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और किसके लिए करवाएगा, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए करवाया जाएगा, और वो भी इन्हीं मेंबर्स में से सिलेक्ट किया जाएंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्राम सभा इन मध्य प्रदेश की, तो देखिए 243A बोलता है कि इट इज कंपल्सरी कि हर विलेज में जो है ग्राम सभा होनी ही चाहिए। और ग्राम सभा में होगा कौन, जितने भी उस विलेज में रजिस्टर्ड पंजीकृत वोटर्स हैं वो सभी ग्राम सभा का पार्ट होंगे। ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी ग्राम सभा, जैसे कि अगर लोकल जो भी डिस्कशन वगैरह होना है कि क्या क्या डेवलपमेंट कार्य होना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए या हॉस्पिटल वगैरह बनना चाहिए, ये सारा काम जो ये फंक्शन ग्राम सभा परफॉर्म करेगी। मीटिंग्स के बारे में जैसे मैंने आप लोग को बताया है, कम से कम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए ग्राम सभा की, और डेट्स भी बता देती हूँ, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये इन डेट्स पर 4 मीटिंग होना कंपलसरी है। अगर इसके अलावा आपको मीटिंग वगैरह करनी है तो 14 अप्रैल इस दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ बर्थ डेट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा एडिशनल मीटिंग करनी है तो 5 एडिशनल मीटिंग जो है जरूरत के अनुसार एडिशनल 5 मीटिंग्स की जा सकती हैं, और इसको कन्वेन कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी प्रिसाइड कौन करेगा, इस मीटिंग को स्टार्ट कौन करेगा, यानी कि सरपंच, और अगर सरपंच अवेलेबल नहीं है तो उप सरपंच के द्वारा इस मीटिंग को स्टार्ट किया जाएगा, प्रिसाइड किया जाएगा। अगर मैं कोरम की बात करती हूं तो 1/10 जो है, जितने भी टोटल मेंबर वोटर्स हैं, पंजीकृत वोटर्स हैं, उसके 1/10 लोग प्रेजेंट होना चाहिए, या 500 मेंबर, जितना जो भी कम है। ठीक है, उनमें से इतने लोग अगर अवेलेबल नहीं है तो मीटिंग नहीं हो सकती। मीटिंग के लिए ये कोरम कंस्टिट्यूट करना कंपलसरी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी याद रखें। फिर ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल का, किसी भी लेवल की बात करो, फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड, जो हमने 3 टीयर्स पढ़े हैं, सबका ड्यूरेशन क्या है, 5 साल का ड्यूरेशन है। ठीक है, अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह आ गया और पंचायत जो है पहले ही डिसॉल्व हो गई है, तो जो नई पंचायत बनेगी वो बाकी टेन्योर को सर्व करेगी। जैसे 3 साल में ही डिसॉल्व हो गई तो 2 साल जो बचा कुचा है वो पूरा नई कंस्टिट्यूटेड पंचायत सर्व करेगी। ठीक है, रेजिग्नेशन कौन किसको क्या देता है, जितने भी पंच वगैरह हैं वो सरपंच को अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं, और बाकी जो बचे कुचे मेंबर्स अगर आप देख रहे हो, सरपंच, उप सरपंच, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, उनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। फिर अब हम बात करते हैं अलग दूसरी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में, कि और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। देखिए 2 टाइप की बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। एक होती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी, हमारे संविधान के थ्रू एमर्ज होती हैं, और दूसरी होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूट के थ्रू नहीं बनी है, कोई एग्जीक्यूटिव लॉ के थ्रू बनी है। तो सबसे पहले हम उस लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करते हैं तो इसका आर्टिकल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है दैट इज, देखिए इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो वो इस प्रेसिडेंट के ही प्लेजर तक रहता है, यानी प्रसाद पर्यंत ऑफ द राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं ये, और इनका रिमूवल भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही कराया जाता है। इनका फर्दर अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, क्या प्रिविलेजेस है, जितने भी प्रिविलेजेस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं वो सारे प्रिविलेजेस इनको मिलेंगे। इवन कोर्ट वगैरह में
और लोकसभा में ये सब जगह पर जो है एज अ ऑडियंस अवेलेबल अपीयर हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा में या राज्यसभा में अगर वोट करना की बात आती है तो इनको वोट करने का राइट बिल्कुल नहीं दिया है, ये ध्यान रखें, ये प्रिविलेज इनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। फिर है आपकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ जनरल कैट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 148 डील करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। इनका टेन्योर होता है 6 साल या 65 ईयर्स, जिसमें से इनमें से जो भी पहले आ जाएगा ही विल हैव टू रिटायर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, ठीक है। और इनका प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला जाता है सिमिलर ग्राउंड पर, सिमिलर मैनर में जो है इनको निकाला जाता है, यानी इतना इजीली जो है इनका रिमूवल नहीं हो सकता। फिर फर्दर अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए, दिस पर्टिकुलर पोस्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर अपॉइंटमेंट। फंक्शन पावर क्या होता है, जितने भी कंटिजेंसी फंड हो गया, पब्लिक अकाउंट्स हो गए या कोई भी दूसरे फंड्स हो गए, इनका पूरा ऑडिट का काम जो है ये कैग के द्वारा किया जाता है। और अगर प्रेसिडेंट को भी कुछ अकाउंट्स रिलेटेड एडवाइस वगैरह दी जानी है तो वो भी कैग के द्वारा दी जा सकती है। द नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं। टेन्योर क्या होगा, अगेन 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। फर्दर अपॉइंटमेंट बिल्कुल हो सकता है। और क्या फंक्शन होंगे, आप सभी जानते हो कि प्रॉपर और फ्री एंड फेयर तरीके से जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, ये सारा जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है ये इलेक्शन कमीशन का होता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसमें एक चेयरमैन होगा और 4 और मेंबर्स होंगे। टैक्स शेयरिंग बेसिस वगैरह को लेकर कोई डिसीजन लेना है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड वगैरह का कोई इवैल्यूएशन करना है, यानी फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स ये डील करेंगे। और एक बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि सिविल कोड के जितने भी कुछ पावर्स जो है वो फाइनेंस कमीशन को भी प्रोवाइड किए गए हैं। द नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338 बात करता है इस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है कमीशन स्टैब्लिश की जाएगी ताकि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। शेड्यूल्ड कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन बनाई गई है और इनके पास भी सिविल कोर्ट्स की पावर्स अवेलेबल है। इसमें कौन कौन होगा, एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और साथ ही साथ में 3 और मेंबर्स। टेन्योर कितना हुआ, 3 इयर्स का टेन्योर है और इनका भी फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। सिमिलरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी जो है एक नेशनल कमीशन बनाई जा सकती है 338A के थ्रू। सेम इनके पास जो है क्या कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब को जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए हैं उन सबको मॉनिटर किया जाए। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और सिविल कोर्ट्स की भी कुछ पावर इनको प्रोवाइड की गई है। सेम चीजें हैं, बिल्कुल सिमिलर टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक होगा कास्ट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और साथ ही साथ में 3 और मेंबर्स होंगे। टेन्योर कितना हो गया, 3 साल का टेन्योर हो गया यहाँ पर। फिर जैसे अभी हमने शेड्यूल्ड कास्ट का पढ़ा, शेड्यूल्ड ट्राइब का पढ़ा, उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक नेशनल कमीशन की बात की गई है 338B में। देखो एकदम ऑर्डर से आप कर सकते हो याद, 338, 338A और 338B, ठीक है। तो यहाँ भी सब कुछ आप बिल्कुल देख रहे हो एकदम सिमिलर है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स और 3 ईयर्स फर्दर अपॉइंटमेंट। इनका भी क्या काम है कि अगर कोई भी बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए अगर कोई कंप्लेंट वगैरह आई है तो उसको देखना, उसको सॉल्व करना, ये सारा काम इनको दिया गया है। फिर वही स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज बेस पर अगर कोई माइनॉरिटी है तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है अंडर आर्टिकल 350B। इसमें कौन कौन होगा, कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। और इनका कोई टेन्योर नहीं है, ही होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो ऑफिसर्स हैं इनका टेन्योर क्या होगा, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इनका भी फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है। और सेम पावर है कि जो भी लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटीज हैं उनको, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सेफ गार्ड करना। इसके बाद है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 315 से 323। देखिए 9 से 11 मेंबर जो है यहाँ पर इसमें अपॉइंट किए जा सकते हैं। 6 साल या 65 ईयर्स का इनका टेन्योर रहेगा, 65 ईयर्स तक अगर आप हो जाते हैं। फर्दर अपॉइंटमेंट जो है चेयरमैन का नहीं होता,
ठीक है, चेयरमैन जो है सेकेंड टाइम अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स आप देख रहे हो, जैसे इसमें 9 से 11 मेंबर्स है, तो वो एसपीएससी में या यूपीएससी में फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, सिर्फ चेयरमैन एलिजिबल नहीं है। और रिक्रूटमेंट, देखो इनका काम क्या है, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें रिक्रूटमेंट वगैरह करवाना, ठीक है, उसमें अपॉइंटमेंट वगैरह करवाने का काम, सेंट्रल सर्विसेज, एडवाइजरी पावर्स, ये सारे पावर्स जो है यूपीएससी के पास अवेलेबल होते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आर्टिकल्स कौन से हो गए, 315 से 323। अगेन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ईयर 62 है, अभी तक आप 65 ईयर्स तक की एज पढ़ते आए हो, लेकिन स्टेट लेवल पे जो है दैट इज 62, 65 नहीं दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। देखिए इस सो द फर्स्ट इज प्लानिंग कमीशन। देखिए इसको एस्टैब्लिश कब किया था, 1950 में एक एग्जीक्यूटिव, देखो मैंने क्या बताया था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यानी कि ये किसी स्टैट्यूट से नहीं बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के नहीं बनी है, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने क्या किया था बेसिकली, ये जो पर्टिकुलर प्लानिंग कमीशन है अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि इसकी जगह आ चुकी है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग एक नई बॉडी आ गई थी विच रिप्लेस दिस प्लानिंग कमीशन। इसमें जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर वाज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होगा था उस वक्त, वो बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाता था। ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन जो है यानी कि फुल टाइम जो है एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा ऐसा। और इनका बेसिकली क्या काम था, 5 ईयर प्लान को जो है भी ड्राफ्ट करना, कि 5 साल जो भी 5 ईयर की प्लानिंग वगैरह को ड्राफ्ट करना और सबमिट करना। और ये 2015 के बाद जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब इसकी जगह कौन सा आ गया है, दैट इज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये 2015 में स्टैब्लिश हुई है। ठीक है, ये किस मॉडल पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, बॉटम अप मॉडल। इस पर्टिकुलर मॉडल पे बेस होकर ये नीति आयोग आया है और पूरी इंडिया के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाने का इसका फंक्शन है। और चेयरमैन अभी भी याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके चेयरमैन कौन होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन विल बी दी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1952 में, ये भी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही एस्टैब्लिश हुई है। और इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो कि होंगे इसके चेयरमैन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट्स चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स, ये सभी लोग जो है मिलकर बनेंगे एनडीसी के मेंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं एनएचआरसी की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि ये स्टैट्यूट से निकलकर बनी है। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव उससे रेजोल्यूशन से ना बनते हुए एक स्टैट्यूट से निकलकर बनी है। क्वेश्चन बनते हैं कि विच काइंड ऑफ अ बॉडी इट इज। 1993 में स्टैब्लिश हुई थी, किस चीज के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी, यानी इसमें काफी सारे मेंबर्स हैं। और इसका चेयरमैन कौन होगा, द सीजेआई ऑफ, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वो रिटायर्ड, जो भी रिटायर्ड होंगे, दैट कैन बी द चेयरमैन ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर कमीशन। अच्छा, members appointed by the president on the recommendation of a 6-member committee, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इसके मेंबर्स को अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंट नहीं करता, एक 6 मेंबर की कमिटी बनती है, प्रेसिडेंट प्लस 6 मेंबर की कमिटी बनती है, वो जो है इसके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर चेयरमैन एंड मेंबर्स, इनका टेन्योर क्या होता है, 5 साल का टेन्योर होता है, यानी कि ये जो चेयरमैन है इनका टेन्योर होगा 5 साल का या तो 70 साल। अब देखो यहाँ पर कितना एकदम सही चीज को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आप भी जानते हो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या है, 65 ईयर्स की। उसके बाद ही वो रिटायर होंगे, तो एक एक्सटेंडेड टाइम तो बिल्कुल मिलना चाहिए, राइट। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में 70 साल तक की एज दी गई है इनकी रिटायरमेंट एज, और 5 साल का टेन्योर मेंशन किया गया है। फिर हम बात करते हैं सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। देखो ये 2005 में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कमीशन किस एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश किया गया है। इसका कंपोजिशन क्या है, एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 अलग इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, तो 1 + 10। ठीक है, इसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, 3 मेंबर की कमिटी होगी, उनके रिकमेंडेशन पे बाकी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। टेन्योर क्या हो गया, अगेन अंटिल टर्म जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, या 65 ईयर्स, ये इनका टेन्योर
होगा, इस बात का ध्यान रखें। और लास्ट आ चुके हैं हम आपके टॉपिक के ऊपर। आज का लास्ट जो कमीशन है दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके बाद जो हमारा आज का वन लाइनर का जो ये मैराथन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको कवर अप कर लेते हैं जल्दी से। ये एक मेन एजेंसी है, बेसिकली 1964 में स्टैब्लिश की गई थी ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह है उनको रोका जा सके, उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। इसको यानी देखिए अभी हमने दो बॉडीज पढ़ी जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है, एक तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक ये भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था 2003 के अंदर में। ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक होंगे चेयरपर्सन विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर एडिशनल हो सकते हैं। 1+2 का इसका कंपोजिशन है। इसका भी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट प्लस 3 मेंबर कमिटी के द्वारा किया जाएगा। टेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट टेन्योर है जो अभी तक आपने किसी में भी नहीं पढ़ा होगा। 4 साल तक का टेन्योर है, मतलब सिर्फ 4 साल तक का टर्म है और या तो 65 ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। बस एक में आपको दिखा होगा 70 साल का, दैट वाज इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बाकी सब में आप मोस्टली देखते आ रहे हैं 65। और अगर स्टेट लेवल की बात आई थी जैसे कि हाई कोर्ट के जज उनका 62 और एक और हमने देखा था स्टेट कमीशन के उसमें भी 62 था। अदरवाइज बाकी सब जगह आप एज लिमिट देखते आ रहे हो 65 ईयर्स। तो इसी के साथ साथ जो है हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है अपना कंप्लीट वन लाइनर सीरीज मैराथन के फॉर्म में। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी रिलेवेंट प्रोविजन था आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, डिटेल्ड प्रोविजन हम अलग से सेपरेटली करेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स को हटाते हुए जैसे भी प्री के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सब यहाँ पर कवर किए हैं। और भी अलग दूसरे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब हम इसी चैनल पे करने वाले हैं कवर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें ताकि जो भी एडिशनल सब्जेक्ट के लेक्चर्स और मैराथन आएंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। सो थैंक यू एवरीवन और आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट।